मूल्यों और वामपंथी विचारों का विरोध करना, खैर ये तो कॉमन पॉइंट है। अब इटली में फासीवाद के उदय और सफलता के लिए उत्तरदायी कारक, तो ये मैंने कॉमन चीज़ें दे दी हैं, उसको थोड़ा-सा कुछ कंटेंट को आप देख लेना, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। पढ़ने के लिए आपको केवल मेरा बुकलेट पढ़ना है, इसको फॉलो करना है। कि सेंट जर्मेन की संधि से इटली के लोगों में असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ, जो मैंने आपको बताया है। इस संधि में इटली को एड्रियाटिक तट के पास, एड्रियाटिक तट जैसे आपको मैं थोड़ा बता दूँ, जैसा एड्रियाटिक से मतलब ये है कि आप इटली की बनावट देखोगे तो ऐसे है और नेपल्स और सिसिली ऐसे है। ये जो क्षेत्र देख रहे हो एड्रियाटिक सी है और यहीं पर कुछ-कुछ क्षेत्र है जिस पर इटली दावा कर रहा था। तो इटली को ये आश्वासन दिया गया था कि इस क्षेत्र पर आपका नियंत्रण दिया जाएगा। इस क्षेत्र में आपको बड़ा-सा भूभाग दिया जाएगा और इटली को नहीं मिला था, तो इटली में असंतोष का भाव था। अब मैं एक बताना चाहता हूँ कि अब ये फासीवाद देखो कोई ऐसा नहीं कि सुचिंतित दर्शन है। फासीवाद कोई तर्कसम्मत चिंतन नहीं है, फासीवाद कोई सुसंगत दर्शन नहीं है। फासीवाद में अनेक विचार, कई विचारों का मिश्रण है। इसमें डार्विन का विकासवाद का तत्व है। डार्विन का विकासवाद आपको याद होगा, इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और डार्विन का विकासवाद वही सोशल डार्विनिज़्म, जिसको आप कहो कि सोशल डार्विनिज़्म का बहुत बड़ा योगदान है, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सोशल डार्विनिज़्म का बल क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो जो योग्य है, उससे आगे बढ़ना। तो यह नेचुरल नारा फासीवाद का है, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो यह नारा फासीवाद के द्वारा दिया गया। फासीवाद में ओवरऑल विचारधारा की बात कर रहा हूँ, नाजीवाद, फासीवाद सबको मिला के। उसमें उग्रराष्ट्रवाद का तत्व भी है। हीगेल का जो राष्ट्रवाद है, जो हीगेल जो जर्मन चिंतक है, उसका उसमें बुद्धि विरोधवाद भी है, आस्था पर ज़्यादा बल है। ये सब तत्वों का मिला-जुला रूप फासीवाद है। इटली में मुसोलिनी ने पहले वो अपने विचारधारा में सोशलिस्ट था। यह भी आपको एक विडंबना नज़र आएगी कि मुसोलिनी एक नेता के रूप में उद्भव जिसका हुआ था, वह पहले अपने आप को समाजवादी बोलता था और एक अवंती नामक पत्र का संपादन भी करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब यही इटली की सरकार ने जब तुर्की के लीबिया क्षेत्र जो अफ्रीका में था, उस पर हमला करके भूभाग को छीन लिया था, तो अवंती पत्र ने उसका विरोध किया, यानी मुसोलिनी ने इसका विरोध किया। और एक अवसर पर तो मुसोलिनी ने ऐसा बयान दिया था कि ये राष्ट्रीय झंडा एक गंदा चित्रा है, मुसोलिनी ने कहा था, उसको गटर में फेंक देंगे। और वही मुसोलिनी 1922 में यह घोषणा करता है कि हम समाजवाद और साम्यवाद के बीच जंग छेड़ते हैं। ये क्या है? ये अवसरवाद। ये अवसरवादी पद्धति का उसने सत्ता को प्राप्त करने के लिए जब जैसा रंग हुआ उसने धारण किया, वही हिटलर ने किया। तो पहले 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने मिलान शहर में फासियो दी कॉम्बेटिमेंटो, फांसी दल का इटालियन नेम था, फासियोदो कॉम्बेटिमेंटो या फांसी दल की स्थापना की तथा अवसरवादी राजनीति का प्रयोग कर फांसी दल की प्रगति को सुनिश्चित किया। अब अवसरवादी क्या है राजनीति देख ही रहे हो, उसने समाज के सभी वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया, समाज के विभिन्न वर्ग थे उसको उसने कुछ न कुछ आश्वासन दिया। उसने संसदीय राजनीति और स्ट्रीट पॉलिटिक्स का मतलब है गली की राजनीति, संसदीय राजनीति एवं गली की राजनीति के मध्य सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। मतलब इसने इन दोनों के मध्य सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया, संसदीय राजनीति और गली की राजनीति। फिर उदारवादी और साम्यवादी पार्टियां फांसी दल के बीच संयुक्त मोर्चा बनाने में विफल रही। अब उसमें हुआ ऐसा कि उसने पूंजीपतियों को यह आश्वासन दिया, जमींदारों को आश्वासन दिया कि हम कहीं ना कहीं समाजवाद या आपकी निजी संपत्ति की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ उसने मजदूरों को भी आश्वासन दिया कि हम तालेबंदी से, जैसे जो पूंजीपति जो आपकी फैक्ट्री को तालेबंदी ना करे और आपको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, हम उसे रक्षा करेंगे। छात्रों को आश्वासन दिया हम रोजगार देंगे। जो उग्र इटालियन राष्ट्रवादी है उसे आश्वासन दिया कि हम सेंट जर्मेन की संधि में जो इटली के साथ अन्याय हुआ है उससे हम इटली को बाहर निकालेंगे और हम एडियाटिक क्षेत्र में अफ्रीका में विस्तार करके भूभाग को प्राप्त करेंगे। और मध्य वर्ग के लोग डरे हुए थे कहीं लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था न टूट जाए, उसे भी आश्वासन दिया हम कानून व्यवस्था की रक्षा करेंगे। तो सबको आश्वासन दिया और सबसे बढ़कर जिससे फांसी दल की प्रगति हो रही थी और जब उसने देखा कि समाजवाद और साम्यवाद को रोकना मुश्किल है, तो उसने अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ सीधा उसने एक संकेत दिया कि आप सीधे साम्यवादियों और समाजवादियों पर हमले करें। बस देखते देखते फांसी दल गली में और सड़कों पर समाजवादियों और साम्यवादियों पर हमले करने लगे और एक तरह से पूंजीपतियों को दिया गया आश्वासन था। फिर जब फांसीवाद प्रगति कर रही थी, तो फांसीवाद की प्रगति के समय उदारवादी और साम्यवादी पार्टियां उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि कम से कम ये पार्टियां एकजुट होकर, जो इधर समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ प्रजातांत्रिक पार्टी, अब देखो 3 तरह की पार्टी अब दिमाग में लाइए, कंसीडर नहीं होगा। एक वामपंथी, तो आप अथवा मार्क्सवादी पार्टी को वामपंथी मानो और फांसी दल को दक्षिणपंथी मानो। उसके बीच एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है, सेंट्रलिस्ट पार्टी बोलते हैं हम किसे, तो प्रजातांत्रिक पार्टी, इसको उदारवादी पार्टी भी कहते हैं, उदारवादी कहो प्रजातांत्रिक कहो, लेकिन उदारवादी ही कहो। तो ये पार्टी दोनों के बीच की है। तो होना यह चाहिए था, जब फांसीवाद की प्रगति हो रही थी और फांसीवाद जब विश्व शांति के लिए इतना बड़ा खतरा बनकर उभर रहा था, तो साम्यवादी और उदारवादियों को फांसी दल के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। लेकिन उस संकट की घड़ी में भी संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए, बल्कि उदारवादी पार्टी ने यहां तक कहा कि हम एक तानाशाही को रोकने के लिए दूसरी तानाशाही का समर्थन नहीं कर सकते। मतलब कि फांसी दल अगर तानाशाही को समर्थन कर रही है, तो साम्यवादी तो तानाशाही को समर्थन कर रहे हैं। अब अंत में कीमत दोनों को चुकानी पड़ी, क्योंकि साम्यवादियों को भी नहीं जाना पड़ा, उदारवादियों को भी जाना पड़ा। जर्मनी में नाजीवाद के उद्भव एवं प्रसार को प्रेरित करने वाले कारक। अब इसमें कुछ नहीं, मैंने जानबूझकर 3 ही फैक्टर दिया है। अगर आपको अकेला जर्मनी में करना है उद्भव के कारण, तो
तो वर्साय की अपमानजनक संधि से आहत जर्मन राष्ट्रवाद, इसमें तो हम इतनी बार बता चुके कि आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जर्मन राष्ट्रवाद में नाजीवाद के उद्भव एवं विकास का मार्ग प्रशस्त है। एक फैक्टर तो आपका यह आ गया। दूसरा, 1929 की विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव, क्योंकि जब विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव होगा तो इससे क्या होगा कि समाजवाद की प्रगति होगी, और समाजवाद की प्रगति होगी की प्रगति होगी तो उसे जाहिर है कि समाजवाद की प्रगति को रोकने के लिए एक दक्षिणपंथी दल की जरूरत होगी। फिर तीसरा, जर्मन पूंजीपतिवर्ग और जमींदार जूंकर, जैसे जर्मनी में जमींदार से उसको जूंकर कहा जाता था, तो जूंकर वर्ग की भूमिका, मतलब पूंजीपतिवर्ग और जूंकर वर्ग ने जानबूझकर हिटलर का हाथ मजबूत किया, क्योंकि हिटलर ही साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद की प्रगति को रोक सकता है। तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए, इसको आपको ध्यान रखना। जर्मनी में नाजीवाद के उद्भव एवं प्रसार को प्रेरित करने वाले कारक, अगर हिटलर द्वारा अपनाई गई रणनीति और युक्ति। हिटलर बेसिकली ऑस्ट्रिया का था, नॉट जर्मन। जर्मन का ऑस्ट्रिया जो जर्मनी का पार्ट हुआ, पोजिशन में हुआ आगे, तो ऑस्ट्रिया का था। एक कारपेंटर के रूप में उसका अपना कैरियर शुरू किया था, परंतु उसमें उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उसको संतोष नहीं हुआ। वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद के प्रभाव में आने लगा, और प्रथम विश्व युद्ध में आर्मी में भी भर्ती हो गया, और युद्ध भूमि में उसने कुछ ऐसे पराक्रम दिखाए जिसके लिए उसको स्पेशल अवार्ड भी दिया गया। तो कुल मिलाकर अपने आप एक बड़ा ही आदर्श सैनिक के रूप में प्रूव किया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान हुआ, तो हिटलर में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया, और हिटलर ने जर्मन अपमान के विरुद्ध आगे बढ़ने शुरू किया। अब जैसे तुम नाजी पार्टी का, तो उसका फाउंडर हिटलर नहीं था, लेकिन हाँ 1919 में इस पार्टी का गठन हुआ था। आप उसका शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो है नाजी पार्टी, लेकिन नाजी पार्टी का फुल फॉर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिखने में केवल नाजी पार्टी लिख देना वही पर्याप्त होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आपको याद नहीं रहेगा। नहीं तो उसका नाम था नाजी शॉर्ट फॉर्म। नाजी पार्टी का नाम था नेशनल जर्मन श्रमिक समाजवादी पार्टी, बड़ा सा नाम रखा था, नेशनल जर्मन श्रमिक समाजवादी पार्टी। अब देखिए, है तो दक्षिणपंथी दल, उसमें श्रमिक और समाजवादी जोड़कर उसने कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास और मजदूरों को भी आकर्षित करने का प्रयास किया, तो इस पार्टी का नाम दिया। 1921 में उस पार्टी के नेता के रूप में, और कह सकते हो बहुमान्य नेता के रूप में हिटलर उभरा, और फिर हिटलर इस उग्र राष्ट्रवाद को भड़काना शुरू किया। अब हिटलर कैसे सत्ता में आएगा, उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी कहानी की आपको जरूरत नहीं है। आप उन बिंदुओं को याद रखो, क्योंकि अगर हिटलर को सत्ता में आने जैसी बात आपको लिखनी होगी तो आप यहाँ पर सिर्फ इन फैक्टर पर नजर डालें। हिटलर द्वारा अपनाई गई रणनीति और युक्तियाँ। एक, उसने जर्मनी के लगभग सभी वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया। मैंने अपने बुकलेट में इसको डिटेल्स में दिया हुआ है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं। और सभी वर्गों को आश्वासन में आप सोचना शुरू कर दो, किस किस वर्ग हो सकता है। तो पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग को वह कह रहा है कि हम साम्राज्य से आपकी रक्षा करेंगे। वह पूंजीपति वर्ग को आश्वासन दे रहा है कि मजदूरों की हड़ताल से हम रक्षा करेंगे, और मजदूरों को आश्वासन दे रहा है हम फैक्ट्री पर तालाबंदी से आपकी रक्षा करेंगे। वह युवाओं को आश्वासन दे रहा है रोजगार देंगे, युवाओं को आश्वासन दे रहा है रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ उग्र राष्ट्रवादियों को आश्वासन दे रहा है कि घबराए नहीं, हम वर्साई की अपमानजनक संधि का प्रतिशोध लेंगे और जर्मनी का विस्तार करेंगे। और फिर वह युवाओं को भी आश्वासन दे रहा है कि आप लोगों को एक सशक्त सरकार दी जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर उसने सभी वर्गों को आश्वासन दिया, और विभिन्न वर्गों को नाजी पार्टी के हिस्से जोड़ना था। दूसरा, म्यूनिख में वाइमर सरकार का तख्ता। अब देखो कि जर्मन जनता को संगठित करने के लिए उसने यहूदियों, साम्यवादियों तथा जेसीटों के विरोध में दुष्प्रचार का भी सहारा लिया। लेकिन अधिकतर जो फांसीवादी सरकार होती है उसकी एक खामी होती है, वो एक काल्पनिक शत्रु को गढ़ लेती है। वो सरकार होती है, वो सरकार एक आर्टिफिशियल, एक काल्पनिक रूप में एक एनिमी की परिकल्पना कर लेती है कि अरे ये तो इस देश का शत्रु है, और फिर उस शत्रु के विरुद्ध घृणा फैलाया जाता है। तो एक वर्ग को जो कभी एथनिक क्लींसिंग हो जाती है। एथनिक क्लींसिंग कहते हैं किसी खास समूह, किसी खास सामाजिक समूह के लोगों को या किसी खास नस्ल के लोगों को जब रास्ते से हटाया जाता है, जब उनको सिस्टमेटिक डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उसके लिए टर्म आता है, वो टर्म है एथनिक क्लींसिंग। तो कहीं ना कहीं एथनिक क्लींसिंग को भी प्रोत्साहन दे रहा है। और जो आगे देखेंगे तो यहूदियों के अगेंस्ट में घृणा फैला। अब आपने यहूदी और हिटलर इन दोनों की बहुत, आपने यहूदियों के बारे में सुना होगा, आपके एनसीईआरटी पुस्तकों में लिखी गई है कि बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे, और बड़ी संख्या में यहूदियों को रखकर उनको गैस चैम्बर से मारा गया। आखिर उसकी वजह क्या थी? तो वजह तो कुछ और है। अब इसमें अगर आप इनसे कारण पूछेंगे तो आप मनी मन आप इस बात को जान ले कि इसके दो कारण, मतलब एक कह सकते हो, एक है वास्तविक कारण और एक दूसरा है उसके द्वारा गढ़ा गया मुहावरा या उसके द्वारा गढ़ा गया काल्पनिक कारण। तो जहाँ तक वास्तविक कारण का सवाल है तो मैं वास्तविक कारण के संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि द रियल कॉज लाइज इन द फैक्ट। जो वास्तविक कारण है वो वास्तविक कारण यह है उसका कि यहूदी बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो बहुत ही सफल व्यवसायी। वो जिन क्षेत्रों में जाते थे वहाँ के पूंजीपतियों को वह कहीं ना कहीं व्यापार में हटा देते थे, क्योंकि वो बड़े सक्सेसफुल व्यापारी होते थे। उन्होंने बिजनेस